साथियों, मैं समय समय पर आपसे चर्चा करता रहता हूं जो हमारे देश के महापुरुष हैं उनके विषय में। साथियों, ये ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए त्याग किया, बलिदान दिया। ऐसे महापुरुषों के विषय में आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम एक चर्चा करके उनके विषय में अपनी यादें ताज़ा करते हैं। आज इसी कड़ी में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बात करेंगे। साथियों, नेताजी की 125वीं जयंती को भारत सरकार ने इस बार 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्री, नेताओं सभी ने मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 125वें जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट की घोषणा की। यह सिक्का 125 रुपए का होगा। 125 रुपए का सिक्का एक अप्रचलित स्मारक सिक्का है जो कभी प्रचलन में नहीं आएगा। केवल यादों के सजोने के लिए एक स्मारक के रूप में इसको जारी किया जाता है। कोलकाता टकसाल इसे बेचने के लिए अग्रिम बुकिंग करेगी। इसकी अनुमानित कीमत 3000 रुपए के आसपास होने की संभावना है। इससे पहले देश में 7 बार 125 रुपए के स्मारक सिक्के जारी हो चुके हैं। यह तीसरा अवसर है जब सुभाष चंद्र बोस पर सिक्का जारी हो रहा है। इससे पहले भी बोस की तस्वीर सहित सिक्के और डाक टिकट जारी हुए हैं। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म, जैसा कि आप जानते हैं, 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा बंगाल डिवीजन के कटक में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकी दास बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकी दास बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे और प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। साथियों, नेताजी की प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेबसाब कॉलेजिएट स्कूल में हुई। इसके बाद उनकी शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई। इसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। साथियों, 1920 में उन्होंने इंग्लैंड में सिविल सर्विस परीक्षा पास की, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने अपनी यह नौकरी छोड़ दी। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वो देश के अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से वो काफी विचलित थे। कांग्रेस में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, तो वही सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय नेता थे। इसलिए नेताजी गांधी जी के विचारों से लगभग सहमत नहीं होते थे। हालांकि दोनों का मकसद सिर्फ एक ही था कि भारत को आजाद कराया जाए। नेताजी का ऐसा मानना था कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए सशक्त क्रांति की भी आवश्यकता है, तो वहीं गांधी जी केवल अहिंसक आंदोलन में विश्वास करते थे। साल 1938 में नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी निर्वाचित किए गए, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया था। 1939 को कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थन से खड़े पट्टाभी सीतारमैया को हराकर विजय प्राप्त की थी और अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इस पर गांधी और बोस के बीच कहते हैं कि कुछ अनबन बढ़ गई थी, जिसके बाद नेताजी ने खुद ही कांग्रेस को छोड़ दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साल 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। दोनों की एक बेटी अनीता हुई, जो वर्तमान में जर्मनी में अपने परिवार के साथ रहती हैं। अनीता जर्मनी के फाप आउग्सबुर्ग जिले के 15,000 आबादी वाले स्टडबेर्गन शहर की डिप्टी मेयर रह चुकी हैं। साथियों, इन्हें अनीता फाफ के नाम से भी जानते हैं।
अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना करते हुए आजाद हिंद फौज का गठन किया था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा अर्थात म्यांमार पहुंचे। यहां उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1921 से 1941 के दौरान वो पूर्ण स्वराज के लिए कई बार जेल भी गए। उनका मानना था कि अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता नहीं पाई जा सकती। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सोवियत संघ, नाजी जर्मनी, जापान जैसे देशों की यात्रा की और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सहयोग मांगा। साथियों, उन्होंने आजाद हिंद रेडियो स्टेशन जर्मनी में शुरू किया और पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी किया। सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि भगवत गीता उनके लिए प्रेरणा का मुख्य जरिया थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो कृष्ण के उपासक थे, उनके अनुयायी थे। साथियों, 18 अगस्त 1945 को ताइपेई में हुई एक विमान दुर्घटना के बाद नेताजी लापता हो गए थे। घटना को लेकर 3 जांच आयोग बैठी, जिनमें से 2 जांच आयोगों ने दावा किया कि दुर्घटना के बाद नेताजी की मृत्यु हो गई थी, जबकि न्यायमूर्ति M.K. मुखर्जी की अध्यक्षता वाले तीसरे जांच आयोग का दावा था कि घटना के बाद नेताजी जीवित थे। इस विवाद ने बोस के परिवार के सदस्यों के बीच भी विभाजन ला दिया था। साथियों, 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी लगभग 100 गोपनीय फाइलों का डिजिटल संस्करण सार्वजनिक किया। ये दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद है। केंद्र ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। बोस के परिवार और शोधकर्ताओं का एक वर्ग पैनल में अनीता बोस फाफ के शामिल होने से नाखुश थे। नेताजी की बड़ी भतीजी राशि चौधरी ने बताया था कि जन्म उत्सव समिति में अनीता फाफ का होना मंजूर नहीं है। उन्हें उनके जन्म प्रमाण पत्र में सुभाष चंद्र बोस का पिता के रूप में उल्लेख नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। चौधरी ने कहा कि हेरफेर कर फाफ को बोस परिवार में शामिल किया गया। साथियों, ये थी संक्षिप्त गाथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। साथियों, इस आजादी में जहां अहिंसा का योगदान रहा, वहां कहा जाता है कि नेताजी ने अंग्रेजी सरकार की चूलें जो हैं वो पूरी तरह से हिला दी थी। और यही कारण था कि 1947 आते आते उनको पूरा आभास हो गया कि अब उनका भारत में रहना मुमकिन नहीं है। और 47 के पहले ही वो ये प्रयास में लग गए कि भारत को आज़ादी दी जाए। तो साथियों, इस तरह से गांधी की अहिंसा और नेताजी के तेज तेवर ने अंग्रेजों की चूल्हे इतनी हिला दी कि आज हम इस देश में आज़ाद हैं, जो हमें 1947 को मिली। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।